हाँ जी, देखिए दो जो वीडियो डाल दिए हैं अपने क्वेश्चन के, तो बात ये है कि लाइव नहीं चल पा रहा है, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको ये क्लास डाल देंगे, वैसे मिल जाएगी आपको क्लास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, सावी सिद्धांत की उपयोगिता निम्न में से किससे स्पष्ट होती है? तो किससे स्पष्ट होती है सावी सिद्धांत? है हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है, सावी सिद्धांत है। यह सिद्धांत राज्य और नागरिक की पारस्परिक निर्भरता दर्शाता है। तो राज्य और नागरिक की पारस्परिक निर्भरता दर्शाता है, बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं, यह सिद्धांत है सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है। तो सारी की सारी वर्तमान में जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में कौन सा है? सावी सिद्धांत है। किसका है? हर्बर्ट है स्पेंसर का। यह सिद्धांत व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता को बताता है। तो बिल्कुल सारे के सारे क्या है इसमें राइट है। आगे देखिए, विकास, पतन और मृत्यु राज्य जीवन की आवश्यक क्रियाएं नहीं है। विकास, पतन और मृत्यु राज्य के जीवन की आवश्यक क्रियाएं नहीं है, परंतु जीवधारी रचना के जीवन में इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। कथन किसका है? तो किसका है? जे जेलिनेक का है, खास नहीं है। आगे देखिए, राज्य को राजतंत्र किसने कहा है? राज्य को राजतंत्र किसने कहा है? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। राज्य को राजतंत्र किसने कहा है? तो किसने कहा है? टालकोट और पार्सन्स, टालकोट पार्सन्स ने कहा है। राज्य को समुदाय की संज्ञा देने वाले, समुदाय की बात करी है। अब समुदाय की बात करने वाला तो एक तो कार्ल मार्क्स भी है। समुदाय की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन कौन से है? तो कौन से है? बार्कर, लॉस्की, मैकियावेली, लिंडसे और फ्रिगिस, ये सारे के सारे हैं। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में है, राज्य एक संसार है और जिसे अपने लिए, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तो आत्मा की बात किसने करी है भाई? इगल ने करी है। किसने की है? इगल ने की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच में अंतर मिटाना और सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व है। अब लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व है, तो ऐसी बात करने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब क्वेश्चन आ जाए आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो किस प्रकार के राजनीतिज्ञ थे? तो कैसे थे? तो परंपरावादी है। कैसे है ये? परंपरावादी है। परंपरावादी है। अब परंपरावादी क्यों है? तो ये दार्शनिक विचारधारा के थे और सिद्धांतों में और संस्थाओं में विश्वास रखते थे। जैसे भारत पाकिस्तान का तो मुद्दा हुआ था, उसको किसमें लेके गए थे? तो यूएनओ के अंदर लेके गए थे। और यही इसका क्या बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके कारण आज तक मामला सुलझा नहीं है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन से? परंपरावादी राजनीतिक विचार थे। किसने राज्य को एक नैतिक संगठन माना है? नैतिक संगठन किसने माना है? तो प्लेटो और अरस्तु, ये दोनों ने क्या माना है? नैतिक संगठन ने माना है। नैतिकता की बातें करिए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसका मिश्रण है? यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो किसका मिश्रण है? तो एक तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, इसलिए व्यक्तिवाद है। फिर है पूरे समाज की बात करता है, तो क्या है? समाजवाद है। दोनों क्या है इसमें राइट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपके पाठ्यक्रम में है, उससे प्रश्न है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास में किस देश का महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बाद में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? तो ब्रिटेन का है। फिर है, राज्य को अच्छे जीवन की प्राप्ति का साधन कहकर लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किसने किया? और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किसने किया है? तो अरस्तु और प्लेटो। लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। कल्याणकारी राज्य का प्रमुख ध्येय क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये सारे के सारे हैं। नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता का प्रयोग है, जनता के सभी वर्गों के लिए आवश्यक हितों की साधना करना है और सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना। अब इस प्रकार का प्रश्न है वो पीछे वाले एग्जाम में जो रेगुलर वाले के आया था, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख ध्येय क्या है? तो नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग है, जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की रक्षा साधना है या साधना करना है, फिर सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना है। तो ये सारे के सारे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित यह पुस्तक इकोनॉमिक
एस्पेक्ट्स ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर डी अग्रवाल इसके क्या है? राइटर है। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है, तो ये सारी ये लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? तो एक प्रजातांत्रिक राज्य होता है, यानी प्रजा का शासन होता है उसके अंदर। फिर एक सकारात्मक राज्य होता है, यानी कि विपरीत विचार नहीं होते हैं। फिर यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है? पक्षधर है। प्रश्न पूछ ले भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का क्या है? इसमें मिश्रण है पाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? व्यक्ति की देखरेख जन्म से लेकर शमशान घाट तक निम्न में से कौन सा राज्य बताता है? यानी व्यक्ति की पूरी देखरेख की बात कौन करता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य करता है। जन्म से लेकर कहां तक है? तो अंतिम कहां पे? शमशान घाट तक की बात। फिर है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है। तो अग्रदूत कौन सा है? तो ग्रीन ग्रीन आदमी है ये, ग्रीन तो कौन है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत कहलाता है। फिर कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन और जीवन में भौतिक तथा नैतिक स्तर विस्तृत करना है। अब ये कथन किसका है? तो गार्नर का है। किसके संबंध में? तो कल्याणकारी राज्य के संबंध में। भारत को कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं रखने का कारण है, तो क्या कारण है? भारत को कल्याणकारी राज्य क्यों नहीं रखा जाता है? क्या कारण है? तो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है भाई। हाँ, फिर बाल श्रमिक शोषण है, बाल श्रमिक शोषण है। और आपको बता दें, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाते हैं, वो कहाँ पे हैं? तो इंडिया के अंदर है। और इंडिया में भी कहाँ पे है? तो एमपी के अंदर है। फिर आगे बात करें सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा, यानी कि न्याय 10-10 साल लग जाते हैं अभी, 10-10 15-15 साल है वो एक कोर्ट का निर्णय आने में। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इसमें राइट हो जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य के अनिवार्य तत्वों में सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है जी क्वेश्चन है? तो देखिए राज्य के अनिवार्य तत्व 4 बताए हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? तो कौन सा है जी? संप्रभुता है। कौन सा है? संप्रभुता है। संप्रभुता प्रमुख लक्षण है। ये जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, सारे सारे हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख पूछ ले तो कौन सा है? संप्रभुता, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र की बात की है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। तो ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, महत्वपूर्ण कथन है ये बोंदा का, यानी कि महत्वपूर्ण कथन के बारे में कथन आ जाए। संप्रभुता कैसी है? तो राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। तो वो क्या है? मैंने बताया भी संप्रभुता है वो किसी के नियंत्रण में काम नहीं करती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है, किसी के नियंत्रण में काम नहीं करती है। और नियंत्रण किसी का थोड़ा बहुत भी अंश मात्र नियंत्रण है, वो संप्रभुता नहीं है। ठीक है, तो जीन बोंदा ने कहा है ये प्रसिद्ध ग्रंथ। निम्न में से संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता क्या है? तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही क्या है? संप्रभुता कहलाती है। अब राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है, यानी सर्वशक्तिमान वाली बात आ जाए ना, तो वो को क्या है? संप्रभुता कहलाती है। अब किसी भी राष्ट्र में, राज्य में संप्रभुता 2 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। संप्रभुता कितनी होती है? तो संप्रभुता 1 होती है, और वो भी सर्वशक्तिमान होती है। ठीक है, आगे देखिए प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार संप्रभुता का आधार क्या है? तो प्राचीन भारत क्या है संप्रभुता का आधार? तो संप्रभुता का आधार क्या है? यानी सर्वोच्च शक्ति है और कैसे भी नियंत्रण कर सकती है। तो कैसे करेगी नियंत्रण? तो धर्म द्वारा, यानी कि धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम से नहीं है। राजनीति में धर्म शब्द बार बार आए तो बहुत सी जगह ये धर्म शब्द है वो कानून के लिए प्रयोग किया जाता है। धर्म यानी कि कानून और दंड द्वारा, तो ये बिल्कुल राइट है। आगे देखिए आधुनिक अर्थ में सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन है? तो महत्वपूर्ण है, जीन बोंदा है, और इसने प्रसिद्ध कथन कहे हैं, जीन बोंदा। फिर लोक संप्रभुता का सिद्धांत किस युग की देन है? तो लोक शब्द आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक युग की है। फिर औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता का भेद निम्न में से किस प्रणाली में किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न आ जाए इंडिया के संदर्भ में।
तो ये प्रश्न बिल्कुल स्टिक बैठता है, बहुत अच्छे वाला प्रश्न आ गया जी। क्या पूछा गया है इसके अंदर है, यानी कि औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। तो भारत में ये दोनों है, भारत में क्या है, ये औपचारिक भी है और क्या है, वास्तविक भी है। औपचारिक संप्रभुता जैसे अपने बात करें राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इनके पास कैसी संप्रभुता है, औपचारिक है, नाम मात्र की है, ठीक है। और वास्तविक संप्रभुता किसमें, तो प्रधानमंत्री और राज्य के अंदर किसमें, तो मुख्यमंत्री के अंदर होती है। तो ये भेद है वो किसमें मिलते हैं, तो अपने क्या संस्थात्मक शासन प्रणाली है, तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार के भेद मिलते हैं। तो भारत में भी है, ब्रिटेन में भी इसके उदाहरण है। फिर निम्न में से बहुलवाद, कौन सा वाद है, बहुलवाद। अब बहुलवाद का मतलब क्या है, यानी कि जो विचारधारा बहुलवादी है वो क्या क्या चाहती है, तो शक्तियों का विभाजन चाहती है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो एक के पास नहीं हो, क्या हो, सभी लोगों में वितरित किया जाए अधिकार और वो सब लोग है वो मिलकर कार्य करें, तो वो क्या है, बहुलवाद है। बहुलवाद का समर्थन किस विचारक ने किया, तो किसने किया है, लोस्की ने किया है। नए वाले हैं ना वो बहुलवादी है, प्लेटो पुराना है, मार्क्स पुराना है, गार्नर ये राज्य वाले परंपरावादी हैं, तो ये बहुलवादी नहीं है, ये एकलवादी है, ये क्या है, लास्ट की है वो क्या है, बहुलवादी। आगे देखिए, संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, तो 4 लक्षण बताए हैं किसके, राज्य के, तो उसमें से एक लक्षण है। फिर है निम्न में से भारत में संप्रभुता का निवास किसमें होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है। तो भारत में संप्रभुता किसमें रहती है, जनता में रहती है, क्योंकि जनता ही क्या चुनती है, शासक को चुनती है, ठीक है। जनता के पास अधिकार है, अगले 5 वर्ष बाद है वो चेंज कर सकती है। तो ये किसमें है, भारत की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता किसमें है, तो रियल में जनता के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की धारणा को किससे ग्रहण किया। अब रूसो की जो संप्रभुता है वो कैसी है, निरंकुश संप्रभुता कहलाती है। प्रश्न आता है निरंकुश संप्रभुता किसकी है, तो रूसो की, ठीक है। तो इसने किस धारण किया है, तो होब्स से धारण किया। संप्रभुता शब्द से क्या अभिप्राय है, अब ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। संप्रभुता शब्द से क्या अभिप्राय है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। संप्रभुता यानी पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है, किसी के अधीन ना है, किसके रूप में, ऐसे नहीं है हथकड़ी पहना रखी है वो अधीन वाली बात नहीं है, ठीक है। हथकड़ी खोल दी वो स्वतंत्र हो गया, वो वाली बात नहीं है। यानी वैचारिक दृष्टि से, आंतरिक और बाह्य दोनों वैचारिक दृष्टि से है, वो डिसीजन है या निर्णय है वो स्वयं ले, वो संप्रभुता है। आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में राज्य की स्वच्छता, तो वो क्या है, रियल में संप्रभुता कहलाती है। तो कौन सा, सी नंबर इसमें राइट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में वेद संप्रभुता किस में निवास करती है, तो जैसे अपने संसद प्रणाली है तो वैसे ही संसदात्मक प्रणाली कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। जैसे अपने 2 है लोकसभा राज्यसभा, वैसे भी वहां पे 2 है, तो किसमें, संसद में निवास करती है। फिर है संप्रभुता को मानव देवता कहकर किसने पुकारा है, संप्रभुता को देवता किसने कह दिया, भी देवता किसने, हिग्गल ने कह दिया। हिग्गल को क्या होगी, हिल गई भैया, हिल गई तो क्या मान लिया, अभी देवता मान लिया संप्रभुता को, हिग्गल ने। फिर है संप्रभु और संप्रभुता शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो संप्रभु और संप्रभुता यानी रट्टा मारने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सबसे पहले है वो सामाजिक क्षेत्र में क्रांति कहाँ पे हुई है, तो फ्रांस में हुई है, कहाँ पे हुई है, फ्रांस में हुई है। और जिसके विचार बहुत लोगों ने ग्रहण किए, कब हुई है, 1789 के अंदर हुई है। कब हुई है, तो 1789 के अंदर हुई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया है इस क्रांति के अंदर, ठीक है। तो ये संप्रभु और संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पे हुआ है, तो फ्रेंच लोगों ने किया है, फ्रेंच यानी फ्रांस के लोगों ने किया है, फ्रांस की क्रांति के अंदर। फिर राज्य को लेवियाथन मानने वाले कौन है, लेवियाथन मानने वाले कोई महत्वपूर्ण नहीं है, होब्स है। कौन है, होब्स है। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या देने वाला। अब संप्रभुता की सर्वप्रथम और सर्वमान्य व्याख्या देने वाला कौन है, तो जीन बोंदा है। कौन है जी, तो जीन बोंदा ने संप्रभुता की सर्वमान्य व्याख्या दी है। किसने, जीन बोंदा ने। आगे देखिए, बहुलवाद का जनक है। बहुलवाद यानी शक्तियों बंटवारे वाली बात है, यानी सब स्तर पर शक्तियां हो। जैसे कोई जिला है,
मान लो जैसे जैसे जिला है, छोटे छोटे बात करते हैं। अब जिला है, अब जिले में क्या होती है, अनेक सारी पंचायत समितियां होती है, पंचायतें नहीं होती क्या, पंचायत। अब ये पंचायत क्या है, अब पंचायतों में क्या होता है, तो जो पूरे जिले का प्रशासन है, जैसे एक जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, जिला प्रमुख वो संभालेगा, उसके नीचे अलग अलग अधिकार पंचायतों को दे दिए हैं, तो अलग अलग पंचायतें करेंगी। तो वही बात है, यानी कि बहुलवाद यानी शक्तियों का विभाजन कर देना अलग अलग क्षेत्र में। बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है, तो मेटलैंड और गियर्स को क्या माना जाता है, बहुलवाद का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति किस, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट होता है ना वो, और भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का, नाम मात्र की संप्रभुता है। कैसी है, तो नाम मात्र की संप्रभुता है। संयुक्त राज्य की, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी धारा राज्य की संप्रभुता को सीमित करती है। अब इसकी संयुक्त राज्य यूएनओ की, किसकी पूछी है, तो यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी धारा है वो संप्रभुता को सीमित करती है, तो कौन सी धारा, धारा 2 और धारा 24 है, वो क्या करती है, इसको सीमित करती है। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, तो संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत का पहला समर्थक कौन है, तो एकलवादी सिद्धांत का समर्थक पहला कौन है, तो बोंदा है। कौन है, तो बोंदा है, जीन बोंदा एकलवादी सिद्धांत का क्या है, समर्थक है। बहुलवाद के अनुसार क्या खास बात है बहुलवाद की, तो राज्य के अधिकारों को क्या करना, कम करना। बहुलवाद, अब देखो विपरीत लग रहा है ना, देखिए रट्टा मारने कोई आवश्यकता नहीं है, विपरीत बहुलवाद क्या कर देना, आप ही बताया आपको, पंचायतों में जैसे शक्तियों का बंटवारा, तो बहुलवाद में बहुलवाद क्या चाहता है, जैसे देखिए राज्य के अधिकारों को कम करना, राज्य के अधिकार कम हो गए हैं, यानी कि सेंटर के अधिकार कम हो गए, संघ सरकार के अधिकार कम हो गए, किस में हो गए हैं, तो अलग अलग लोगों में वितरित हो गए हैं, तो वही क्या है, बहुलवाद है। तो इससे निकाल सकते हो, अर्थ समझ आ गया तो आगे सारी बातें यहाँ पे निकाल सकते हो। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो ये लो जी 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो निम्न में से लौकिक संप्रभुता से कौन संबंधित है, तो लौकिक संप्रभुता से कौन संबंधित है, तो रूसो है। लौकिक, लोक में प्रचलित जो संप्रभुता है वो लौकिक किस, कौन है, रूसो है। फिर निम्न में से बहुलवादियों का किस संप्रभुता में विश्वास है, तो किस में है बहुलवादियों का, यानी शक्तियों का विभाजन वाला, तो राजनीतिक संप्रभुता में। जैसे भारत में शक्तियां बड़े से छोटे क्षेत्र में क्या है, वितरित की जाती है, अलग अलग लोगों को दी जाती है, तो राजनीतिक संप्रभुता में विश्वास है किसका, बहुलवादियों। प्रजातंत्र में संप्रभुता कहाँ निवास करती है, जहां पे प्रजातंत्र, प्रजा मतलब है जनता, जनता का तंत्र में किसमें, तो जनता में, नाम ही दे रखा है तो स्पष्ट है, रट्टा मारने कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रभुता निश्चित मानव स्रोत, सर्वोच्च में निवास करती है। महत्वपूर्ण कथन है, प्रश्न है आ सकता है। देखिए संप्रभुता निश्चित मानव स्रोत में निवास करती है, निश्चित मानव स्रोत में निवास करती है, ये किसका है, तो ऑस्टिन का है। किसका कथन है, ऑस्टिन का। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के आलोचक हैं, तो संप्रभुता का सिद्धांत है तो ऑस्टिन का, तो ऑस्टिन के आलोचक कौन है, बहुलवादी क्या है, आलोचक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो ने लोकतांत्रिक संप्रभुता का प्रतिपादन किस कृत्य में किया है, यानी रूसो ने लोकतांत्रिक संप्रभुता का प्रतिपादन किस में किया है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत बार ये बुक आई है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, हिंदी में लिखा मिल सकता है सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा। अब ये पीछे जो इसका पेपर हुआ है तो इसमें पूछा गया था सामाजिक संविदा पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, रूसो की है, और इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर निम्न में से संप्रभुता का लक्षण कौन सा है, तो संप्रभुता का लक्षण कौन सा है, फिर स्थायित्व है, बिल्कुल, मौलिकता है, सर्वव्यापकता है, यानी इससे ऊपर कोई नहीं, ये सर्वोच्च है, ठीक है। तो इसमें स्थायित्व की बात करी गई, फिर मौलिकता की बात करी गई, सर्वव्यापकता की बात करी गई, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उपयुक्त हो जाते हैं, यानी किसी के अधीन नहीं है, ये क्या है, सबसे सर्वशक्तिमान है, तो व्यापक है। फिर है मौलिकता, यानी इसमें विश्वास करना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं भाई,
तो उसमें विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो स्थायित्व है उनका 5 साल तक। फिर है सर्वव्यापकता है, और क्या है इसमें मौलिकता है। फिर वह संप्रभुता जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। कौन सी? एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में। वह संप्रभुता जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। कौन सी संप्रभुता है? तो व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है, वो कौन सी है? वास्तविक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता है, वैधानिक संप्रभुता है, औपचारिक संप्रभुता है। देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो अटपटा है थोड़ा सा। देखिए अलग अलग क्या चीजें हैं। वास्तविक संप्रभुता जो रियल में शासन चलाता है, ये निरंकुशवादी होती है। वास्तविक संप्रभुता कैसी होती है? तो निरंकुशवादी होती है। ठीक है ना, जैसे राजा का शासन है वैसी वाली। फिर राजनीतिक संप्रभुता, तो राजनीतिक संप्रभुता भी वैसी है, निरंकुश है। फिर है वैधानिक संप्रभुता। अब ये सबसे महत्वपूर्ण होती है वैधानिक संप्रभुता, यानी कि लोगों द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, या विधान द्वारा, विधि द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। वो संप्रभुता कैसी कहलाती है? वैधानिक संप्रभुता। जैसे अपने जो चुनाव होते हैं तो चुनकर आता है, तो उसको जो अधिकार मिलते हैं तो वो कैसी है? तो वैधानिक संप्रभुता कहलाती है। औपचारिक संप्रभुता नाम मात्र की औपचारिक, जैसे राष्ट्रपति के अंदर है वो वाली। वैधानिक संप्रभुता की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को किस संप्रभुता की श्रेणी में रखा जाता है? वैधानिक संप्रभुता की सत्ता। अब वैधानिक संप्रभुता है, उसके ऊपर भी सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को किसमें? तो उसके ऊपर जो संप्रभुता है वो कौन सी है? तो राजनीतिक संप्रभुता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मध्य युग में लोक प्रभुता के विचार को किस विचारक ने जन्म दिया है? तो ये मध्य युग में कौन से युग की बात करी है? तो मध्य युग में धर्म का बोलबाला हो गया, तो जिसे अंध युग कहते हैं। तो मध्य युग में लोक संप्रभुता के विचार को किस विचारक ने जन्म दिया है? तो मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ। कौन सा है? मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ और विलियम ऑफ ओक्कम, ये दोनों है। ठीक है, आगे देखिए 1973 में सरदार मोहम्मद दाऊद ने क्रांति के आधार पर अफगानिस्तान के शाह जहीर शाह को अपदस्थ को दिया। ये कैसी संप्रभुता? कोई खास नहीं। आगे देखिए सर्वप्रथम किसने कहा है कि संप्रभुता जनता में निहित है? तो जनता में निहित की बात किसने की? संप्रभुता जनता में निहित है, तो महत्वपूर्ण है। तो किसने कहा है? सिसरो ने कहा है। किस पुस्तक में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने? तो ऑस्टिन ने, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? तो व्याख्यान। कौन से शास्त्र पर? विधान शास्त्र पर व्याख्यान। फिर है समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संगात्मक होना जरूरी है। अब देखिए ये शब्द आया संगात्मक। कौन सा शब्द है? संगात्मक। और एक होता है एकात्मक, एक होता है संगात्मक। अब सारी शक्ति एक के हाथ में हो वो तो क्या होता है? एकात्मक होता है। जैसे कुछ बातें हैं वो एकात्मक है, जैसे भारत की एक ही नागरिकता, तो क्या है? एकात्मक वाला लक्षण है। फिर भारत का एक ही संविधान, कैसा है? तो एकात्मक वाला है। अब संगात्मक का मतलब बहुलवादियों से संबंधित है। संगात्मक यानी शक्तियों को क्या कर देना? बंटवारा कर देना। जैसे देश के अंदर संघ सरकार अलग है, यानी कौन सी सरकार? संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार अलग है। केंद्र सरकार तो अलग है। और प्रत्येक राज्य में क्या है? राज्य संचालन के लिए राज्य सरकार है। ऐसे अलग अलग है। जैसे जिला स्तर पर अलग है, फिर पंचायत समिति स्तर पर अलग है, पंचायत स्तर पर अलग है। यानी शासन चलाने का जो तरीका है उसको क्या कर दिया है? शक्तियों के रूप में बांट दिया है। क्या कर दिया है? शक्तियों को बांट दिया है। तो वही क्या कहलाता है? संघात्मक कहलाता है। तो फिर क्या है? क्या पूछा इसमें? होना चाहिए यह बहुलवादी विचार का। हाँ, तो बहुलवादी दे रखा हमने पीछे। तो ऐसी शक्तियों को बांटने की बात कौन करता है? बहुलवाद करता है। तो संघात्मक या बहुलवाद एक ही बात है। तो इससे संबंधित ये विचारक कौन सा है? तो कौन सा है? लोस्की। इसका ये कथन कहने वाला कौन सा है? लोस्की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बहुलवादी विचारक। अच्छा ये हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है? अब बहुलवाद का समर्थन है और कौन सा सिद्धांत करता है?
देखिए क्या है, राज्य केवल एक समुदाय है, राज्य केवल एक समुदाय है। फिर यानी राज्य केवल, अब देखो प्रश्न करना कैसे है, तरीका है, देखो तरीका प्रश्न के अंदर दे रखा होता है। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा है वो बहुलवाद। अब बहुलवाद क्या करता है, शक्तियां बांट देता है, सारों को सभी को अधिकार देता है, अलग अलग काम करो भाई, ठीक है ना, एक बंदा नहीं करेगा सब कुछ, एक दादों को नहीं होगा, सारा ने के कर जो काम का बंटवारा किया जाएगा, अधिकारों का बंटवारा किया जाएगा, तो वो बात है। अब बहुलवाद में, अब राज्य केवल एक समुदाय है, तो राज्य केवल एक क्या है, समुदाय मात्र है, बिल्कुल सही बात है। राज्य इसमें क्या है, राज्य को एक समुदाय मात्र मान लिया है, यानी सर्वस्व नहीं माना है, ये बात है, तो बहुलवाद की बात होगी, यानी सर्वस्व नहीं माना है, एक भाग ही माना है। फिर है विकेंद्रीकरण में विश्वास। अब विकेंद्रीकरण का मतलब ही क्या होता है, शक्तियों को विभाजित कर देना, विकेंद्र एक मतलब केंद्रीकरण मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार देते, वो तो केंद्रीकरण है, और विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का विभाजन करते सब लोगों में, तो वह है विकेंद्रीकरण। फिर है कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। अब राज्य से उच्च की बात करिए कानून की, तो राज्य को तो गौण बना लिया है, तो सारे की सारे किसके, बहुलवादी की विशेषता है। निम्न में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता ए है, तो संप्रभुता की विशेषता कौन सी है, स्थायित्व है, सार्वभौमिकता है, तो दोनों के दोनों है, स्थायित्व भी होता है संप्रभुता में और सार्वभौमिकता भी होती है, यानी सभी जगह उसको मानना पड़ेगा। जो मान लो जैसे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है, एक ही है, तो एक होता है और उसका स्थायित्व है, जैसे जनता ने विश्वास किया है तो माना है, तो स्थायित्व है, और सार्वभौमिकता सबको मानना पड़ेगा, पूरे राजस्थान में मानना पड़ेगा, भी क्या है ये सर्वस्व है राज्य के, तो ये मानना पड़ेगा, तो यही क्या है, संप्रभुता कहलाती है। आगे देखिए व्यवहारवाद के प्रणेता है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, व्यवहारवाद से क्वेश्चन आना कन्फर्म है। व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद का जनक एक ही है। व्यवहारवाद के प्रणेता है तो कौन है, डेविड ईस्टन है, लेकिन कौन भाई, उत्तर व्यवहारवाद की पूछ लिए तो कौन है, तो यही है डेविड ईस्टन है। और व्यवहारवाद में इसने क्या किया है, तो तथ्यों का महत्वपूर्ण दिया है, क्या दिया है, तथ्यों पर, तथ्यों पर बल दिया है, किस पे बल दिया है, तो तथ्यों पर बल दिया है, मूल्यों पर बल नहीं दिया है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में किन नवीन क्रांति का जन्म हुआ। अब जैसे परंपरागत राजनीति विचारक थे, उनके विरोध में व्यवहारवाद का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, और इन्होंने क्या माना है, तो विज्ञान बनाने पर बल दिया, तथ्यों पर बल दिया है। व्यवहारवादी अध्ययन की शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है, तो कौन सी शताब्दी की बातें हैं, तो 20वीं शताब्दी की बातें हैं। क्यों है 20वीं शताब्दी की, कब से कब तक है, तो 1900 से लेकर और 1999 तक की बातें हैं, वो किस में आ जाएगी, 20वीं शताब्दी में आ जाएगी। अब ये कब की बातें हैं, तो 1945 के बाद की बातें हैं, 1945 से भी बाद की बातें हैं, यानी कि खास रूप से मेन मुद्दा की माना जाए तो 1960 से 70 तक का दशक है, 60 से 1970 तक का दशक है, वो क्या है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चलता है। फिर है व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय किन वैज्ञानिकों को जाता है, तो अमेरिका वैज्ञानिकों को जाता है, किसको जाता है, अमेरिका वैज्ञानिकों को जाता है, और नाम पूछ ले तो डेविड ईस्टन है, ठीक है। आगे देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद के प्रारंभिक विचारक कौन है, तो प्रारंभिक विचारक है ना, ये एक है, कौन है, चार्ल्स मेरियम है, जिसने आधारशिला रखी थी किसकी, व्यवहारवादी। प्रश्न आ जाए व्यवहारवाद की आधारशिला किसने रखी है, तो आधारशिला, कौन सी शिला है, आधारशिला। अब आधारशिला किसने रखी है व्यवहारवाद की, तो आधारशिला रखने वाली कौन है, ये चार्ल्स मेरियम है, और ये भी कहाँ की थी, तो यूएसए की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन, व्यवहारवाद के विकास में किस निजी संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो ये फोर्ड फाउंडेशन थी, बहुत पैसे खवाए थे भाई, इसने बहुत पैसे दिए थे डेविड ईस्टन को। पॉलिटिकल माइंड्स एसोसिएशन, तो ये भी संगठन है, और कार्नेगी रॉकफेलर, दो प्रमुख पूछ लेना, तो एक तो रॉकफेलर संस्था थी, एक ये फोर्ड फाउंडेशन थी। अब ये दो संस्थाओं ने बहुत पैसे फेंके हैं राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए, ठीक है, और बाकी भी इससे संबंधित है, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। फिर निम्न में से व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहारवाद में राजनीतिक व्यवहार के प्रभावी और प्रभाव एवं प्रभावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहारवाद के अंतर्गत प्रभाव
और प्रभावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख दोष क्या है? दोष इसका क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन है, देखिए क्रमबद्ध, यानी कि व्यवहारवाद आ रहा है, व्यवहारवादी क्या कर रहे हैं, तो विज्ञान बनाना चाह रहे हैं, विज्ञान बनाएंगे तो विज्ञान क्या होता है, तो क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, तो क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, तो इसका दोष था। फिर तार्किक अध्ययन, अब तार्किक अध्ययन किसमें किया जाता है, एनालिटिकल एनालिसिस किसमें किया जाता है, तो इसमें विज्ञान के अंदर किया जाता है, तो ये तार्किक अध्ययन भी है। राजनीतिक व्यवहार और शक्ति का अध्ययन है, तो राजनीतिक व्यवहार, व्यवहार किसमें, तो व्यवहार है वो आधुनिक विचार है, तो व्यवहार और शक्ति का अध्ययन, तो ये भी बातें करी गई है। तो इसमें दोष, ये सारे सारे क्या है, दोष है जो विज्ञान बढ़ाने सारे हैं, ठीक है। अब कौन सा प्रमुख है इसमें से, तो कौन सा है, तो अध्ययन में राजनीतिक मूल्यों एवं संस्थाओं को ऐतिहासिक स्वरूप की क्या करी गई है, अपेक्षा। अब ये शब्द ध्यान रखना है, क्या करी गई है, तो मूल्यों की अपेक्षा की गई है। पहले वाले तो व्यवहारवाद है, इसमें मूल्यों की अपेक्षा की गई है, तथ्यों को महत्व दिया गया है, दो बातें ध्यान रखनी है, ये आपको मिल जाएगा। यानी व्यवहारवाद के बारे में प्रश्न आए ना, तो ये शब्द मिल जाएगा आपको, कन्फर्म मिल जाएगा। किसकी, व्यवहारवाद में किसको प्रमुख माना गया है, तो किसको माना है, तथ्यों को प्रमुख माना है, विज्ञान बनाने पर प्रयास किया है। फिर आगे उत्तर व्यवहारवाद है, तो मूल्यों को भी महत्व दे दिया है आगे जाके। व्यवहारवादी आंदोलन की सीमा यह है कि उसके निष्कर्ष केवल परिसीमन पर आधारित है, तो ये उसकी सीमा है, यानी परिसीमन पर एक क्या है, आधारित है, यानी शोधों पर ये आधारित है, और ये विज्ञान बनाने पर क्या है, तुले हुए थे, नमूना सामग्री ये नहीं। व्यवहारवादी उपागम में एक आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है, तो मूल्यों को नहीं मानता, क्या नहीं मानता है, मूल्यों को नहीं मानता, इतना ही ध्यान रखना है, बाकी राइट हो जाएगा। व्यवहारवाद के 8 प्रमुख लक्षण है, आपको बताया था, प्रश्न ये पीछे आया है, अब प्रश्न पीछे आया है, यानी जो रेगुलर का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है 8 प्रमुख तत्व, कितने प्रमुख तत्व बताए हैं, तो 8 प्रमुख तत्व बनाए हैं। अब इसमें तो जो पीछे वाले पेपर में ये पूछ लिया है कितने तत्व है व्यवहारवाद के, आपसे पूछ ले उत्तर व्यवहारवाद के कितने तत्व है, तो कितने तत्व है जी, 7 तत्व है उत्तर व्यवहारवाद के, ठीक है। तो व्यवहारवाद के 8 प्रमुख लक्षण है, अथवा व्यवहारवाद की क्या है, बौद्धिक संपदा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा कहते हैं। अब बौद्धिक संपदा यानी कि व्यवहारवाद का निष्कर्ष है वो किसमें छिपा हुआ है, बौद्धिक संपदा में छिपा हुआ है, ये डेविड ईस्टन ने कहा है। तो कौन है इसके, डेविड ईस्टन है। फिर है डेविड ईस्टन, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की मूल मान्यता या लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है, तो क्या है, मानव जीवन का विकेंद्रित अध्ययन, यानी कि लक्षण, व्यवहारवाद की मूल मान्यता या लक्षण नहीं है, तो लक्षण नहीं है। फिर मानव जीवन का विकेंद्रीकृत अध्ययन है, अब मानव जीवन का अध्ययन है व्यवहारवाद में नहीं किया जा रहा। मानव के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर निगमन, संग्रहित तथ्यों आंकड़ों का विवरण और परिमाणीकरण है, और ये सारे सारे हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण की ये बातें नहीं कही है इसमें डेविड ईस्टन। आगे देखते हैं व्यवहारवाद का आधार क्या है, तो व्यवहारवाद का आधार क्या है, तो इसका क्या राइट है जी, व्यवहारवाद का आधार क्या है, तो अनुभववाद है। कौन सा वाद है, तो अनुभववाद इसका आधार है। फिर व्यवहारवाद किस पर अधिक जोर देता है, शुद्ध वैज्ञानिक, यानी विज्ञान बनाना चाह रहा है तो शुद्ध वैज्ञानिक उपायों और तकनीक पर। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान, क्या नाम है, राजनीति विज्ञान के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो किसका है, व्यवहारवादियों का अधिक योगदान है। आगे व्यवहारवाद किस प्रकार की इकाई के अध्ययन को प्राथमिकता देता है, तो व्यवहारवाद किस प्रकार की इकाई के अध्ययन की, तो लघु इकाई के अध्ययन को प्राथमिकता देता है। कितना बच गया भाई, किस किस विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो जो चार्ल्स मेरियम थी ना, तो वहां पे प्रोफेसर सी, कहाँ पे, शिकागो विश्वविद्यालय में, तो ये शिकागो को। फिर है कौन सी पद्धति मूल्य
मुक्तता, मूल्य मुक्तता, मूल्य निरपेक्षता, यानी मूल्यों को नहीं मानता है। निरपेक्ष मतलब दूर रहो भाई, निरपेक्ष नहीं आना पास में, ठीक है, तो दूर रहो। ये बात किसने कही है? तो मूल्य निरपेक्षता की बात, मूल्य को नहीं मानता, व्यवहारवाद नहीं मानता, उत्तर व्यवहार मानता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है? अब कौन सा कथन है व्यवहारवाद के बारे में सही नहीं है? तो यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र का विकास करने में असफल रहा है। तो परंपरावादियों के विकास करने में क्या रहा है? असफल रहा है। तो ये सत्य नहीं है। तो क्योंकि परंपरावाद को क्या देता था, ये समर्थन दिया है, क्योंकि परंपरावादी भी क्या बनाने पर तुले हुए थे? तो विज्ञान बनाने पर तुले हुए थे। यानी परंपरावादी जो प्लेटो अरस्तु ने तो पूर्ण विज्ञान कहा है। किसको? राजनीति को क्या कहा है? पूर्ण विज्ञान। किसने? तो अरस्तु ने कहा है। तो परंपरावादी था अरस्तु, और जनक भी कहलाता है। तो ठीक है, तो ये ही क्या माना है? ये इसने माना है व्यवहारवाद ने, यानी यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का विकास करने में सफल रहा, असफल है नहीं रहा है, क्योंकि यह भी विज्ञान बनाना चाह रहा था और परंपरावादी भी विज्ञान बनाना चाह रहे थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है जी? ये लो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। व्यवहारवाद परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन है जिसमें मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कई तकनीकों द्वारा मूल्य मुक्त रहकर किया जाता है। मूल्य मुक्त व्यवहारवाद की बात है तो क्या है कि क्या बात की? मूल्य मुक्त, यानी मूल्यों को नहीं मानता, मूल्यों को नहीं मानता, ये ध्यान रखना है। बस एक बात ही आप याद रखो, सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। व्यवहारवाद किस पर जोर नहीं देता है? अब किस पर जोर नहीं देता है व्यवहारवाद? है तो मूल्यों तथा तथ्यों के पृथक अलग नहीं बात करे। फिर प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबंध किया जाना। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से, यानी विज्ञान बनाने की सिद्धांत की बात करिए ना, सिद्धांत से जोड़ने की बात करिए तो क्या है? बिल्कुल रही है। प्रविधि से पूर्व सार, यानी प्रविधि से पूर्व सार, यानी सारांश की बात ये नहीं करता है, निचोड़ की बात नहीं करता है, वो व्यवहारवाद के अंदर नहीं आता है, क्योंकि विज्ञान की बात करेगा ये तो। जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, ठीक है। और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनरुत्थान में अपने आप को लगा देना। किस विचारक ने ऐसा कहा है? तो किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने कहा है। अब जहां पे भी आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद शब्द मिल जाए ना, तो डेविड ईस्टन को मत भूल जाना भाई। डेविड ह्यूस्टन। और प्रारंभिकर्ता आधारशिला रखने वाली कौन थी? चार्ल्स मेरियम में इसकी आधारशिला रखने वाली थी। और यही समाजशास्त्र के अंदर है व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद, यहीं पे दोनों। अनुभववादी और व्यवहारवादी उपागम में निम्न उपयुक्त नहीं है। तो अनुभववादी और व्यवहारवाद में क्या नहीं है उपयुक्त? तो विशालकाय अध्ययन है, उपयुक्त नहीं है। तथ्यों का अध्ययन है, मूल्यों के प्रति उदारता है, और वैज्ञानिक विश्लेषण है। निम्न में से कौन व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक है? तो समर्थक नहीं, ये जनक ही है। कौन है? डेविड ईस्टन है, पूरा नाम नहीं लिखा, क्या है? डेविड ईस्टन है। फिर आगे मूल्य निरपेक्षता, यानी मूल्य निरपेक्षता, मूल्यों को नहीं मानता, का परिणाम गट्टर की विजय ही हो सकता है। यानी मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गट्टर की विजय ही हो सकता है। और यही हुआ। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो किसका है? डेविड ईस्टन का है। इनको दिमाग ठिकाना आ गयो कदे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में क्यों जो दे मूल्य निरपेक्षता जिसकी आलोचना कर रहा था ये ना, तो ये क्या मूल्य मानने लगता है उत्तर व्यवहारवाद में। तो ये बात कहता है मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गट्टर की विजय हो सकता है। और यह कथन किसका है? प्रश्न आ जाए तो ये स्वयं क्या है? व्यवहारवाद का प्रतिपादक है, और स्वयं ही व्यवहारवाद का क्या है? आलोचक है। अब देखिए, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। यह नारा किसने दिया है? तो किसने? व्यवहारवादियों ने दिया है। अस्पष्ट होना जितना बुरा है, अस्पष्ट कोई बात है वो जितनी बुरी है, इतनी गलत होनी बुरी नहीं है। यानी विज्ञान की बात है तो विज्ञान में अस्पष्ट बात नहीं होती, या तो सही है या नहीं है, या कुछ भी नहीं है या सही है। अब गलत गलत की कोई संभावना नो चांस है, या तो पूरा ही गलत है यानी कि अस्पष्ट है, पता ही नहीं चला, और या फिर क्या है? स्पष्ट है। तो ये दो ही चीजें आती है उसके अंदर। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या खास बातें हैं? प्रश्न आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ये क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्म और विकास की कहानी एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। अब ये किसने कही है द्वंद्वात्मक है, तो थियोडर एल बेकर और माइकल हेंस ने कही, खास नहीं है। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद किन देशों के राजनीतिक वैज्ञानिकों की खोज है, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों की खोज है। किसने, शिकागो, कौन से, शिकागो शहर है, कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। शिकागो शहर में क्या रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला रखी गई, तो शिकागो कहाँ पे है, तो यूएसए के अंदर। फिर है, प्रासंगिकता का सिद्धांत किसका आधार है, तो व्यवहारवाद की बात है। प्रासंगिकता, और प्रासंगिकता की बात किसमें हुई है, उत्तर व्यवहारवाद में। प्रासंगिकता की बात किसमें करी गई है, उत्तर व्यवहारवाद में। फिर उत्तर व्यवहारवाद के लक्षणों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सार से पहले तकनीक का महत्व, यानी सार से पहले क्या, तकनीक का महत्व, टेक्नोलॉजी का महत्व, ये उत्तर व्यवहारवाद के बारे में नहीं है, क्योंकि इसमें है वो मूल्यों को भी मान लिया है, तो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ये क्या हो गए, गौण शब्द हो गए थे उनके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से राइट है, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। तो व्यवहारवाद का निराकरण करता है, फिर व्यवहारवाद को संशोधित करता है। तो ये व्यवहारवाद का निराकरण करता है, नहीं क्या करता है, संशोधित करता है, क्योंकि उसका शुद्ध रूप देता है। और प्रतिपादक क्या है, एक ही है, डेविड ह्यूस्टन है। फिर राजनीति के अध्ययन में मूल्यों को अनुमति देता है, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल राइट है। फिर विश्व के साथ सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है, तो ऐसी बात इसके अंदर नहीं है। 2 और 3 क्या है, राइट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, व्यवहारवादी अध्ययन मुख्यतः संबंधित होते हैं, तो व्यवहारवादी राजनीतिक व्यवहार से, यानी किसके अंदर आता है, तो ये राजनीतिक अंदर, राजनीतिक व्यवहार से। फिर उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है, तो उत्तर व्यवहारवाद में तकनीकी पर जोर नहीं दिया गया, किस पे, मूल्यों पर दिया गया है। कर्मनिष्ठ विज्ञान है, प्रविधि से पूर्व का सार है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये तकनीकी पर जोर नहीं दिया गया है, ठीक है, विज्ञान बनाने का प्रयास है, नहीं है उत्तर व्यवहारवाद के अंदर। निम्न में से कौन सा कथन है न्याय संगत है, तो ये सारे के सारे न्याय संगत है। व्यवहारवाद का पतन हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद आ गया। फिर व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधुनिकीकरण किया है, तो परंपरागत को बदला है किसने, व्यवहारवाद ने। और व्यवहारवाद को किसने बदल दिया, तो नव परंपरावादियों ने बदल दिया है, ठीक है। आगे व्यवहारवाद का स्थान उत्तर व्यवहारवाद ने ले लिया है, तो बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट है, हो जाएगा। डेविड ह्यूस्टन ने प्रासंगिकता, प्रासंगिकता यानी प्रक्रिया के सिद्धांत कहकर किसे पुकारा है, प्रासंगिकता का सिद्धांत कहकर किसे पुकारा है, तो उत्तर व्यवहारवाद को कहा है। और कितनी प्रासंगिकता बताई है, तो उत्तर व्यवहारवाद में 7 बताई है, व्यवहारवाद में पूछ ले तो कितनी बताई है, 8 बताई है, जो पिछले एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है व्यवहारवाद के बारे में 8। अब ध्यान रखना है, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पूछा जा सकता है कितनी प्रासंगिकता बताइए है, तो 7 बताइए उत्तर व्यवहारवाद में। फिर प्रासंगिकता के सिद्धांत की, प्रासंगिकता के सिद्धांत की निम्न में से विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है प्रासंगिकता के सिद्धांत की, तो ये सारी की सारी है, सातों की सातों आपको बताई है, पहले जो यूनिट वाइज आपको करवाया है। तकनीकी से पहले सार को महत्व देना, तो तकनीकी से पहले क्या बताना, सार बताना। फिर यानी कि टेक्नोलॉजी, विज्ञान बनाने का प्रयास नहीं। फिर सामाजिक परिवर्तन पर क्या देना, जोर देना। फिर मानव मूल्यों की रक्षार्थ क्या करनी है, मानव मूल्यों की रक्षा करनी है, तो ये बात सारी की सारी क्या है, राइट है। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए, और यानी कि ये विकासवाद, ये व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अंदर कोई कथन आ जाए प्रमुख है, तो कुछ जो आपको समझ में नहीं आए तो भी क्या राइट आंसर करना है, डेविड ह्यूस्टन। आता है तो ठीक है वो करिए, लेकिन नहीं आता है तो डेविड ह्यूस्टन कर देना, डेविड ह्यूस्टन ने कर देना है किसका, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का। फिर उत्तर व्यवहारवाद किस विचारधारा को मान्यता देता है, तो उदारवादी लोकतांत्रिक विचार को क्या देता है, मान्यता देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इसमें देखिए,
राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है? अब शास्त्रीय, शास्त्रीय का मतलब समझ रहे हो क्या? अरे शास्त्रीय का मतलब क्लासिकल एज बोलते हैं ना, जैसे शास्त्रीय है, तो शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? परंपरावादी होता है। परंपरागत है तो परंपरागत तरीका है, वही क्या कहलाता है? शास्त्रीय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? परंपरावाद हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर व्यवहारवाद के बारे में तो यह केवल उदारवादी मूल्यों को स्वीकारता है, मूल्यों को स्वीकारता है बिल्कुल। तीसरे विश्व के राज्यों के लिए इसका सीमित महत्व है। अब तीसरे विश्व के राज्यों के लिए इसका सीमित महत्व है। देखिए ये तीसरा विश्व क्या आया है? प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व, ये क्या चीजें हैं? देखिए सबसे जो विकसित है वो अपने आप को क्या है? सबसे पहले मानते हैं, प्रथम मानते हैं। ठीक है, तो प्रथम मानते हैं। जैसे यूएसए है जहां पे टेक्नोलॉजी पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अपने आप को प्रथम विश्व मानते हैं। फिर विकासशील है वो क्या मानते हैं? द्वितीय विश्व मानते हैं। ठीक है, फिर तृतीय विश्व यानी कि सबसे पिछड़े हुए हैं, वो क्या है? तृतीय विश्व। तो तृतीय विश्व के राज्यों के लिए इनका क्या है? सीमित महत्व है, यानी कि जो ज्ञान है ना, ये इनके समझ में नहीं आने वाला। तो वो सबसे पिछड़े हुए हैं। जैसे सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जो कोई क्षेत्र है तो वो किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का है। तो उसको किसमें माना जाता है? तृतीय विश्व। तृतीय विश्व में है तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद का कोई महत्व नहीं है। तो ये बात सही है। फिर इसने व्यवहारवादियों व व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण में तालमेल स्थापित किया है। तो बिल्कुल ये भी तालमेल, क्योंकि विद्वान एक ही है और विद्वान एक ही है तो सफाई तो देनी पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, तो तालमेल स्थापित किया ये नहीं है। यह राजनीति विज्ञान को पूर्ण एवं यह राजनीति विज्ञान का पूर्ण एवं अंतिम विकास है। अंतिम नहीं है, विकास तो विकास कभी खत्म नहीं होता है। विकास शब्द आता है ना, तो वो शब्द है वो कभी खत्म नहीं होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे चलती है? तो मंद गति से चलती है। राजनीतिक विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहिए, और यानी मनन विज्ञान के बजाय कार्य विज्ञान बनाना चाहिए। किसका है? उत्तर व्यवहारवादियों का है। फिर उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं, प्रश्न आ गया ना, तो महत्वपूर्ण है। अब ये 7 मान्यताएं किसने? तो उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं को प्रासंगिकता के सिद्धांत किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है। तो हिंज पुलाव ने कहा है। यानी प्रासंगिकता के सिद्धांत किसने कहा है? दिए तो किसने है? तो डेविड ह्यूस्टन ने दिए, लेकिन प्रासंगिकता के सिद्धांत किसने कहा है? तो हिंज प्लाउ ने कहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में किस उपागम ने तथ्य और मूल्य दोनों के विवेक सम्मत समावेश की बात करी है? तो उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ह्यूस्टन ने तथ्य भी मान लिए थे और क्या मान लिए? मूल्य भी मान लिए। फिर है निम्न में से उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना कौन सी सही है? अब कौन सी आलोचना सही है? तो ये सारी है। यानी उत्तर व्यवहारवाद क्या है? यह मूल्यों पर अधिक जोर देने के कारण क्या है? अवैज्ञानिक है। तो मूल्यों पर जोर देता है वो अवैज्ञानिक है, विज्ञान नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर यह अमेरिकी राष्ट्रपति के हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। तो वो ये अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिनिधि विचारधारा, ये सारे क्या है इसमें? राइट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समस्त संसारिक जीवन का मूल आधारभूत आधार दंड शक्ति है। समस्त संसारिक जीवन का मूल आधार है दंड शक्ति ही है। यह कथन किसका है? तो दंड का सिद्धांत किसने दिया है? कौटिल्य ने दिया है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। आगे वाली नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें भी कौटिल्य आपके पाठ्यक्रम में है। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। निरंकुश मतलब दबाव जनता के ऊपर, तो वो क्या है? पूर्णतः भ्रष्ट करती है। महत्वपूर्ण कथन है। और किसका है जी? तो लॉर्ड एक्टन का है। किसका है? लॉर्ड एक्टन का कथन है। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? चर्चा करें नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से केवल शक्ति की प्रतीक कौन है? तो शक्ति के प्रतीक यानी निरंकुश शक्ति की बात करी है, तो
तो ये हिटलर है, नेपोलियन है, चंगेज खां है, सारे के सारे हैं, तो इनके बारे में कभी बताएंगे। यानी कि वर्ल्ड के अंदर 40% आबादी है ना, वो किसके वंशज है, तो इसकी औलादे हैं भाई सारे के सारे। किसकी है? चंगेज खां की। इतना खतरनाक आदमी था ये। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है? बर्चास और बरात। कोई खास नहीं, आगे देखिए। पॉलिटिकल पावर बर्चास और बरात। शक्ति और प्रभाव के में प्रमुख अंतर है। अब शक्ति और प्रभाव में व्यापकता के आधार पर अंतर है। सबसे व्यापक कौन है? प्रभाव होता है। आपको बताया है शक्ति। शक्ति क्या है? जैसे भाई आपके पापा जी है, आपकी पिटाई कर सकते हैं, तो वो उनकी क्या है? शक्ति। ठीक है, अब कर सकते हैं तो उनके पास शक्ति है, छिपी हुई है। ठीक है, लेकिन एक होता है प्रभाव, और प्रभाव शक्ति की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी होता है। जैसे आप घर में कोई सही काम नहीं कर रहे हो या उल्टी हरकतें कर रहे हो और घर वाले इससे दुखी हो गए हैं, तो घर वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? आपकी मम्मी बोल दे कि आन दे तेरे पापा ने, तो मतलब आप नाम से ही डर गए हो, तो वो क्या है? उनका प्रभाव है। तो ये शक्ति और प्रभाव अलग अलग चीजें होती है। तो क्या है? शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति दबाना चाहती है, कंट्रोल नियंत्रण करना चाहती है, जबकि प्रभाव क्या है? अनुनयात्मक या अनुशासनात्मक होता है, एवं मनोवैज्ञानिक होता है, यानी मानसिक दबाव होता है। प्रभाव है वो क्या होता है? मानसिक दबाव होता है। और ये दमनात्मक होती है, यानी प्रयोग की जा सकती है। जैसे ही प्रयोग होती है तो वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब है शक्ति प्रजातांत्रिक और प्रभाव है वो क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति का प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्रभाव का प्रयोग व्यक्तिगत किया जाता है। किसके रूप में? व्यक्तिगत, अमूर्त और अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। क्योंकि जैसे शक्ति का प्रयोग कर लिया तो बल कहलाता है, और प्रभाव है, अब प्रभाव को जब प्रयोग होगा तो सबसे पहले शक्ति में बदलेगा, शक्ति के बाद किस में बदल जाएगा? बल में बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे प्रभावशाली प्रभाव होता है। निम्न में से शक्ति का आंतरिक स्रोत कौन सा है? तो शक्ति का आंतरिक स्रोत क्या है? ज्ञान है। शक्ति का आंतरिक स्रोत क्या है? ज्ञान है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना क्या कहलाता है? चातुर्य कहलाता है। क्या चतुराई कहलाती है? फिर देखिए, वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधनकर्ता कौन है? तो हिराल्ड लासवेल है। अब सबसे अधिक, वर्तमान में सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रभावशाली शक्ति, अब आपको बताया ऐसी शक्ति के बारे में बात आते है ना, प्रभावशाली शक्ति, तो कौन सी प्रभावशाली? तो लास छा देंगे भाई, इतनी शक्ति है हमारे पास, तो क्या हिराल्ड लासवेल उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, शक्ति और समाज, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो चर्चा करते हैं इसके लेखक की। तो पावर एंड सोसाइटी यानी शक्ति और समाज की बात किसने करी है? लासवेल ने करी है। शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित? प्रभाव प्रक्रिया, प्रभाव की प्रक्रिया के रूप में किसने? तो केपलेन ने परिभाषित किया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो चर्चा करते हैं, क्या क्वेश्चन है? ये लो जी आपके स्क्रीन के ऊपर। राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, तो किसका कथन है? तो बेकर का कथन है। किसका है जी? बेकर का कथन है। राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जाता, बेकर। ये प्रश्न आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जाता, किसका? बेकर का। हम हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तक की बात करने वाली शक्ति के बारे में कौन है? केटलिन और लासवेल, दो याद रख लेना। केटलिन ने वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करी है। फिर शक्ति निर्दिष्ट प्रभावों की उत्पत्ति है, यानी जो निर्दिष्ट दिशा निर्देशित प्रभाव उत्पत्ति है, तो किसका है? ब्रेटन रसेल का है, खास नहीं है। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है। अब शक्ति का विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है, तो ऐसी बात करने वाले, अब ये शक्ति के बारे में बात है ना, तो एक तो केटलिन याद रखना है, एक लासवेल याद रखना है पक्का ही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 15 नंबर में क्या है? तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है।
अब शक्ति है वो बल प्रयोग की योग्यता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आया हुआ है। तो रॉबर्ट बियरस्टीड का है, किसका है? शक्ति है वो बल प्रयोग की योग्यता है, और ये कथन किसका है? तो रॉबर्ट बियरस्टीड का है। शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, यानी शक्ति के बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो किसने कहा है? मैकियावेली ने कहा है। किसने कहा है? तो मैकियावेली ने कहा है। शक्ति है वो कैसा है? तो बहुपक्षीय तत्व है। शक्ति एक संबंध है, यह कथन रॉबर्ट डेहल का है। शक्ति एक संबंध है, रॉबर्ट डेहल। फिर शक्ति के साथ मूल्य के अध्ययन पर किस विद्वान ने बल दिया है? यानी शक्ति के साथ साथ मूल्यों का भी अध्ययन पर बल दिया है, किसने? लासवेल ने। और शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका कौन सा है? तो कौन सा है? शक्ति जैसे ही प्रयोग में आ जाएगी तो क्या कहलाएगी? बल कहलाती है। शक्ति जैसे ही प्रयोग की जाती है तो क्या कहलाती है? बल कहलाती है। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? चर्चा करते हैं कौन सा सही है। तो ये लो जी, निम्न में से कौन सा सही है? शक्ति साधन और साध्य क्या होते हैं? तो दोनों होते हैं, शक्ति साध्य दोनों होते हैं। शक्ति व प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति क्या होती है? मूर्त। प्रभाव क्या है? अमूर्त है। शक्ति मूर्त है, जैसे भारत की जो सैन्य शक्ति है, पता है अपने को 15 लाख सैनिक है, तो ये शक्ति क्या है अपने को पता है। लेकिन ये प्रभाव यानी कि कितना ये दमखम रखती है उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो क्या है? अमूर्त है। जो दिखती है चीजें वो मूर्त होती है, जो नहीं दिखती है वो मूर्त होती है। निम्न में से कौन सा विचार सही है? तो शक्ति प्रतिबंध सहित होती है। शक्ति क्या होती है? प्रतिबंध सहित होती है, यानी नियंत्रण शक्ति इसके अंदर समाहित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से सत्ता शक्ति के प्रयोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति है। ऐसी बात किसने की है? रॉबर्ट बियरस्टीड की। वो पहले वाली परिभाषा है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे देखिए, सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो, जिसकी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। तो किसकी रिपोर्ट में कहा गया है? तो यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है। फिर है औपचारिक सत्ता सिद्धांत को किसने शासन का जादू कहा है? यानी औपचारिक सत्ता, कौन सी सत्ता? औपचारिक सत्ता को किसने शासन का जादू कहा है? देखिए औपचारिक नाम है ना, क्या नाम है? औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है? कानूनी। क्या होता है? कानूनी। यानी कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वो किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है, औपचारिकताएं हैं। जैसे 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 1.5 घंटा का टाइम रहेगा, 1.30 मिनट का टाइम रहेगा। ये टाइम हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, यानी इतने क्वेश्चन आएंगे और 15 प्रश्न है वो प्राप्त करने जरूरी हैं। तो ये क्या है? औपचारिकताएं हैं, कानून में बंधी हुई है बातें, ये औपचारिकता है। तो ये औपचारिक सत्ता ऐसी होती है जैसे संविधान के अंदर जो भी जिसके अनुसार निर्णय लिए जाए ना, तो वो क्या है? औपचारिक सत्ता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? मैकियावेली ने की है। दी फंक्शन ऑफ दी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक किसकी रचना है? तो किसकी है? बर्नार्ड की है। किसकी है जी? बर्नार्ड की। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी निम्न में से सत्ता का रूप है? तो मैक्स वेबर ने कितने रूप बताए हैं? 3 रूप बताए हैं, और ये पेपर में आ चुके हैं, जो पहले मैंने बता दिए थे। परंपरागत सत्ता बताई है, बौद्धिक कानूनी सत्ता बताई है, और कैसी बताई है? तो क्रिस्माई भी बताई है, ठीक है। तो तीनों प्रकार की बताई है। पिछले वाले पेपर में रेगुलर वालों के ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन। चर्चा करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, और इसी के साथ हम पेज के साथ ही हम समाप्त करेंगे क्लास को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया अभी। आगे देखिए, साइमन के अनुसार निम्न में से सत्ता का पालन का कौन सा आधार है? अब सत्ता के पालन का कौन सा आधार है? किसके अनुसार? साइमन के अनुसार। साइमन के अनुसार कौन क्या है? तो विश्वास है। निम्न में से कौन सी सत्ता, सत्ता के बारे में सारे के सारे, सत्ता की सीमा या प्रतिबंध है?
तो सत्ता की सीमा क्या है? प्राकृतिक सीमा होती है सत्ता की, संस्कृति होती है, संविधान, नियम और उपनियम होते हैं, ये सारे के सारे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किसने उदासीनता का क्षेत्र अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो चेस्टर बेनार्ड ने किया। सत्ता के बारे में चेस्टर बेनार्ड है वो प्रमुख है। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी नौकरशाही की सत्ता, बहुत महत्वपूर्ण है, नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्स वेबर ने दिया है। और वही सत्ता क्या होती है? तो वैधानिक सत्ता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सत्ता की विशेषता नहीं है? अब इनमें से कौन सी सत्ता की विशेषता नहीं है? तो कौन सी है वो देखिए, कौन सी है? यह आदेश देने का अधिकार है। सत्ता में आदेश देने का अधिकार होता है। सत्ता मतलब है राज है, सत्ता का मतलब क्या है? राज, शासन। तो आदेश देने का अधिकार होता है, यह निर्णय लेने का अधिकार होता है, यह अधीनस्थों से संतोषप्रद निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार रखती है कि जो नीचे कार्य करते हैं उससे संतोषप्रद कार्य करने के लिए क्या है? अपेक्षा करती है। फिर परामर्श देने का अधिकार किस प्रकार की सत्ता में निहित होता है? परामर्श, तो परामर्श क्या देते हैं? कर्मचारी वृंद या स्टाफ की जो सत्ता होती है। फिर सत्ता से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? सत्ता का स्रोत कानून को मानता है। तो कानून को कौन सा मानता है? कानून, कानून मतलब नियमों में बंधी हुई, और नियमों में बंधी हुई कौन सी होती है? तो औपचारिक सत्ता होती है। बिल्कुल रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप नियमों में बंधे हुए हो, 1.5 घंटे में आपको पेपर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 में से 15 लेने हैं, ठीक है, वही पास माना जाएगा। तो नियमों में बंधे हुए हो, तो नियमों में बंधे हुए कौन सी है? औपचारिक है। और नियमों में बंधी हुई नहीं हो, जैसे कोई और बाहर से आप शिक्षा प्राप्त करते हो, तो वो कैसी होती है? निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो वो कानून जहाँ पे लागू नहीं होती, बाध्यता नहीं होती है ना, इसमें बाध्यता होती है। औपचारिक में क्या होती है? बाध्यता होती है। आगे सत्ता के स्रोत के रूप में कौन सा सिद्धांत है मान्य है? अब सत्ता के रूप में सहमति का सिद्धांत है, समक्षता का सिद्धांत है, औपचारिक सत्ता का सिद्धांत है। स्रोत के रूप में तो सारे के सारे क्या है? सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्टर बर्नार्ड। अब चेस्टर बर्नार्ड का क्या कथन है? चेस्टर बर्नार्ड ने प्रशासन में सत्ता का मूल स्रोत किसे माना है? सत्ता का मूल स्रोत है वो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार पूछा गया है। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या है? अधीनस्थों सहमति माना है। किसका माना है? अधीनस्थों की सहमति को माना है। आगे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आगे का कार्य हम आगे करेंगे फिर कभी। आज के लिए इतना ही भाई, क्लोज करो भाई, बहुत टाइम हो गया।